जय हिंद दोस्तों, आप लोगों का अनदर वीडियो में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। तो मैं आपको इस वीडियो में मूल अधिकार के बारे में बताने वाला हूं, जो कि भाग 3 में है और इसका अनुच्छेद जो है 12 से 35 तक है, जबकि 5 से 11 तक था नागरिकता और भाग 3 में 12 से 35 तक है मूल अधिकार। तो चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं कि मूल अधिकार क्या है और इसके अनुच्छेद के कुछ अनुच्छेदों के बारे में आज पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं, शुरुआत करते हैं। मूल अधिकार, जिसका इंग्लिश में होता है फंडामेंटल राइट्स। सबसे पहले जो है मूल अधिकार यूएसए ने दिया था। भारत के मूल अधिकार को नैसर्गिक अधिकार भी कहा जाता है, क्योंकि यह जो है जन्म के बाद ही मिल जाता है, और इसे फ्रेंच भाषा में मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। ये दोस्तों भी ये पूछ देता है कि मैग्ना कार्टा किसे कहा जाता है, तो मूल अधिकार को कहा जाता है। तो ये वाला आप ध्यान में रखिएगा, मैग्ना कार्टा। तो दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है अनुच्छेद 12। अनुच्छेद 12 में क्या है, तो मूल अधिकार की परिभाषा दी गई है। तो परिभाषा क्या है, जैसे कि भारत जैसे अपने नागरिकों को कुछ स्पेशल छूट देता है कि भारत के नागरिकों को कुछ सुविधा हो, तो उसके लिए कुछ स्पेशल छूट देता है, जैसे जो घूमने की स्वतंत्रता हुआ, कहीं भी रहने की स्वतंत्रता हुआ, यही सब कुछ छूट देता है। इसी को हम कहते हैं मूल अधिकार। तो अनुच्छेद 12 में इतना कुछ पढ़ना नहीं है, केवल इसकी परिभाषा है। अब देखते हैं आगे अनुच्छेद 13। अनुच्छेद 13 में क्या है, अनुच्छेद 13 में क्या कहता है, अनुच्छेद 13 में कहता है कि अगर हमारा मूल अधिकार को कोई दूसरा मूल अधिकार अगर प्रभावित करे, तो वह जो दूसरा मूल अधिकार है उस पर रोक लगाया जा सकता है। जैसे कि आपको जैसे मूल अधिकार की कहीं भी घूमने स्वतंत्र, तो आप बिना पूछे किसी दूसरे कमरे में नहीं जा सकते हैं। अगर गए तो फिर उसकी प्राइवेसी जो है, उसका मतलब मूल अधिकार का हनन हुआ तो वो आप पर मतलब केस कर सकता है, आपका जो है मूल अधिकार उस समय छीन सकता है। तो ये होता है ये अनुच्छेद 13 में इसके वर्णन। इसे जो है संविधान पर लगाम भी लगाया जा सकता है, यानी कि अगर आपसे पूछेगा कि निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के तहत संविधान पर लगाम भी लगाया जा सकता है, तो अनुच्छेद 13 ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अधिकतर मामलों में जो है सुप्रीम कोर्ट इसी का प्रयोग करता है, देखता है कि क्या यह उल्लंघन तो नहीं हो रहा अनुच्छेद 13। तो इसी को मतलब कहते हैं, इसी को ही संविधान का अल्पीकरण भी इसे अनुच्छेद 13 को ही कहा जाता है। अनुच्छेद 13 में ही स्टेट का चर्चा है। आप लोग अधिकतर स्टेट का नाम सुनते ही सोचते हो कि जैसे बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश। नहीं, ये गलत है आपकी धारणा। ये स्टेट नहीं, ये स्टेट तो राज्य हुआ, राज्य सरकार हुआ। जबकि स्टेट वैसी संस्था होती है जिस पर जो कंट्रोल उसके खुद का, तो उस पर कोई सरकार नहीं दबाव डालता है, नहीं कोई सुप्रीम कोर्ट दबाव डालता है। वो खुद अपना डिसीजन लेता है, खुद अपने कर्मचारियों को रखता है, खुद उससे दंड देता है, खुद उसे निकाल देता है, या चाहे उसे सैलरी देता है, सब चीज़ उस पर किसी बाहरी आदमी का, चाहे सरकार हो गया सुप्रीम, इसका कोई भी प्रभाव उस पर नहीं पड़ता। वही स्टेट कहलाता है। जैसे कि उदाहरण के स्वरूप आरबीआई हो गया, रेलवे डिपार्टमेंट हो गया, यही सब हो गया स्टेट। बीपीएससी हो गया, बिहार में से बीपीएससी यूपीएससी हो गया, ये सब स्टेट। इस पर आप सरकार का दबाव नहीं डाल सकते हैं। आरबीआई जब जैसे रेपो रेट बढ़ाती है घटाती है, तो वो सरकार के कहने पर नहीं, वो अपने सुविधा अनुसार देखती है महंगाई कितना है, उसी के अनुसार अपना बढ़ाती घटाती, उस पर कोई भी दबाव नहीं डालता है। आई होप आप अनुच्छेद 13 के बारे में और स्टेट के बारे में जो भ्रम था आपको दूर हो गया होगा। ये पूरे संविधान में जहाँ भी स्टेट की चर्चा है तो उसी स्टेट का चर्चा। अगर स्टेट गवर्नमेंट रहेगा तब समझिए, बिहार हो गया, उत्तर प्रदेश हो गया, ये सब के बारे में। आई होप यहाँ तक आप समझेंगे। अब चलते हैं आगे अनुच्छेद 14 से 18 तक। इसको कहते हैं समता या समानता का अधिकार, क्योंकि 14 से 18 तक बराबरी की चर्चा की जाती है। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 14 में क्या है। अनुच्छेद 14 में कहते हैं विधि के समक्ष समानता, यानी कि कानून के समक्ष समानता, यानी कि इसे जो है ब्रिटेन से लिया गया है। इसका मतलब होता है कि कानून के सामने सब बराबर है, चाहे राष्ट्रपति हो, प्रधानमंत्री हो, कोर्ट, अगर राष्ट्रपति या प्रधान कोई भी अगर कोर्ट जाएगा तो वो भी कटघरे में खड़ा होगा जैसे आम आदमी खड़ा होता है, वही अब कानून के समान संरक्षण, कानून के समान संरक्षण, इसे जो है यूएसए से लिया गया है। तो इसमें आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि विधि के समक्ष समानता यह ब्रिटेन से लिया गया है, और कानून के समान संरक्षण जो है इसे यूएसए से लिया गया है। तो इसका मतलब होता है कि अगर आपको 5 साल की किसी को मर्डर करे तो आपको 5 साल की सजा नॉर्मल होती है। तो अगर वही जो है, अगर कोई बड़ा व्यक्ति हो गया, कोई बड़ा अधिकारी हो, तो उस पर भी वही मुकदमा चलेगा, उसे उतना ही सजा होगा। इसका मतलब यही है।
लेकिन एक्सेप्शन में इसको जो है राष्ट्रपति और राज्यपाल को रख सकते हैं। लेकिन क्यों, ऐसा क्यों, तो इनको, इन दोनों को जो स्पेशल एक शक्ति प्राप्त है, क्षमादान की शक्ति। मान लीजिए कि राष्ट्रपति को ऐसी हत्या कर दिए और उनको फांसी की सजा दे देगी, लेकिन उनको क्षमादान की शक्ति के तहत वो अपने फांसी की सजा को, चाहे अपने कोई भी सजा को वो माफ़ कर सकते हैं। तो इन पर ये लागू करने से भी कोई फायदा नहीं होता है, इसलिए इनको जो एक्सेप्शन रखा जाता है कि इन सब पर लागू नहीं होगा। लेकिन इन पर दीवानी मुकदमा चल सकता है। फौजदारी मतलब हो गया मारपीट वाला, और दीवानी हो गया पैसा रुपया धन वाला, तो वो वाला मुकदमा चल सकता है। लेकिन फौजदारी वाला नहीं चल सकता, क्योंकि फौजदारी चलेगा तो वो अगर सज़ा मिलेगा इनको तो ये खुद को मतलब माफ़ कर सकते हैं सज़ा, इसलिए इन पर फौजदारी ना चल के जब तक ये शासन में रहते हैं, यानी कि जब तक कार्यभार पर रहते हैं तब तक इन पर जो है फौजदारी मुकदमा नहीं चलेगा, दीवानी मुकदमा चल सकता है। अगर कार्यकाल से जैसे ही हटे, पद से जैसे ही हटे, इन पर जो वो पुराना फौजदारी मुकदमा चल जाएगा। आई होप ये समझे होंगे। अब चलिए आगे बढ़ते हैं। अनुच्छेद 15 में कहा गया कि जाति, धर्म, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर जो है सार्वजनिक स्थान यानी कि सरकारी स्थान पर आपको भेदभाव नहीं करना है और ना करना होगा। जैसे कि आप आधार कार्ड बनवाने गए और आपको बोल दिया कि हम ब्राह्मण जाति के हैं, चाहे हम हिंदू हैं, चाहे मुस्लिम हैं, चाहे सिख हैं, हम यहाँ जन्म लिए हैं, हम पुरुष हैं तो महिला, इस पर आपको जो है भेदभाव नहीं लिया जाएगा। आप लाइन में लगे हैं तो आप वैसे लाइन में लगिएगा जैसे लगा हुआ है कुल। लेकिन इसमें कुछ बात है, जैसे सकारात्मक भेदभाव अलाउड है। सकारात्मक भेदभाव यानी कि पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, जैसे कि ये एक गर्भवती महिला है, कोई बस पर चढ़ी लेकिन सीट नहीं है, तो आप जो है कोई भी, जैसे वहाँ पर कोई व्यक्ति खड़ा होकर आप उन्हें बैठा सकते हैं, तो एक हुआ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि पहले से तो भरा हुआ था लेकिन कोई व्यक्ति उठकर उन जो गर्भवती महिला है उसको बैठा दिया सीट पर, ताकि मतलब एक अच्छा संदेश जाए पॉजिटिव, यही हुआ पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन। भेदभाव तो है लेकिन ये पॉजिटिव है, इसको आप अलाउड कर सकते हैं, मान सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अनुच्छेद 16 में। अनुच्छेद 16 में क्या है, लोक नियोजन। लोक मतलब होता है सरकारी, और नियोजन मतलब होता है नौकरी, यानी कि सरकारी नौकरी में समानता। लेकिन जो है पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण दिया गया है। जैसे पिछड़ा वर्ग हो, SC ST, इन पर जैसे कि जान करते करते आज पर मतलब पर बहुत ही अत्याचार हुआ, जिस कारण जो है ये बहुत ही पिछड़ गए, इसलिए जो है इनको जो है कुछ समय के लिए जो है आरक्षण दिया। जैसे कि 25 जनरल के लिए 25 वर्ष से अधिकतम आयु सीमा है, तो उन्हें 27 वर्ष कर दिया गया, 2 साल बढ़ा दिया गया, 3 साल बढ़ा दिया गया SC ST के लिए। तो इसी प्रकार लोक नियोजन में समानता देखी जाती है, लेकिन जो है पिछड़े वर्ग के लिए कुछ समय के लिए आरक्षण, ये भी आप पॉजिटिव डिस्क्रिमिनेशन यानी कि सकारात्मक भेदभाव में रख सकते हैं, क्योंकि वो वर्ग पिछड़ा हुआ, उसे बराबर समाज में बराबरी लाने के लिए उसे थोड़ा बहुत आरक्षण देना होगा, तो ये सकारात्मक भेदभाव होगा। तो चलिए आगे देखते हैं अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 में क्या कर रहे हैं, अस्पृश्यता यानी कि छुआछूत का अंत। छुआछूत जो कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर बहुत ही लड़े इसके लिए, और अंत में इन्होंने जीत पा ली अनुच्छेद 17 में छुआछूत का अंत कर दिया। इसमें तो ज़्यादा कुछ समझाना नहीं है, जैसे कि छुआछूत हो गया, जो छोटा जाति बड़ा जाति में छू दिया, जैसे दो तुम्हारे बड़े जाति छू दिया तो हाथ धोना पड़ता है उसको मानता है। इसी का घटना कारण जैसे जब जीतन राम मांझी CM थे, जो एक मंदिर गए थे, तो मंदिर के बारे में पता है कि कहाँ गए थे, लेकिन मंदिर से जैसे ही निकले तो उस मंदिर को धो दिया गया। लेकिन अभी तक मतलब थोड़ा बहुत छुआछूत कुछ हद तक अभी भी है छुआछूत, ये हम भी मानते हैं। लेकिन इसको जो है दूर, अब ऐसे उपाय की शिक्षा दीजिए, जागरूक कीजिए, ऐसे उपाय इसका अंत करना। जितना ज़्यादा पिछड़ा वर्ग लोग पढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसके बाद ही मतलब इसका अंत होगा। जैसे बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी भी इतना पढ़ लिए पर्सन, तो उनको भी मतलब कि बड़े बड़े लोग अपने साथ बैठाने लगे, ब्राह्मण लोग, उनकी विद्वता के सामने सब नतमस्तक हो गए। तो चलिए आप अनुच्छेद 17 के बारे में आप लोग समझ गए होंगे। फिर देखते हैं अनुच्छेद 18। अनुच्छेद 18 में क्या कहते हैं, उपाधियों का अंत। उपाधि, किसी को नाइटहुड की उपाधि दी गई, किसी को महात्मा की उपाधि दी गई, तो इस सब का जो है अंत कर दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, जैसे शिक्षा क्षेत्र में, सेना क्षेत्र में,
भारत रत्न हो गया, पद्म विभूषण हो गया। पुलिस के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में आप क्या करते हैं, जैसे प्रोफेसर हो गया, टीचर हो गया, ये सब उपाधि, इन्हीं की समझिए कि पद, ये सब उपाधि का नाम है। प्रोफेसर, सेना में हो गया जैसे कमांडर हो गया, ये सब उपाधि है। भारत रत्न हो गया, पुलिस के क्षेत्र में जैसे डीएम हो गया, एसपी हो गया, ये सब उपाधि का नाम है। ये सब गलतफहमी में नहीं रहिएगा। तो चलिए आप ये समझोगे। अगला है विदेशी उपाधि। विदेशी उपाधि को आप तभी रख सकते हैं जब राष्ट्रपति से अनुमति ले, यानी कि विदेशी उपाधि रखने से पूर्व आपको राष्ट्रपति से अनुमति लेना होगा। राष्ट्रपति अलाउ करेंगे तभी आप विदेशी उपाधि रख सकते हैं। आई होप आप यहाँ तक समझे होंगे। तो अगला है अनुच्छेद 19 से स्वतंत्रता का अधिकार, अनुच्छेद 19 से आज तक, उसे मैं बताऊंगा अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।